नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। देश भर में भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और आज ही के दिन बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, जिसके चलते राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। यानी राखी बांधने के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में भी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। आज शाम 5:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा। तो आज देश भर में रक्षाबंधन के त्योहार की धूम है। कई दिनों से बहनें तैयारी कर रही थी, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही थी, राखी की खरीदारी हो रही थी और आज जो है राखी का पर्व मनाया जाएगा। साल भर इस त्योहार का इंतजार हर एक भाई और बहन को होता है, क्योंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता ये त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है। प्यार का बंधन है, जहां पर भाइयों की कलाइयों पर बहनें जो है राखी बांधती है और भाई उन्हें प्रॉमिस करते हैं, उन्हें वचन देते हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। तो माथे पर तिलक लगाकर भाई की आरती उतारकर रक्षा का ये धागा बहनों की ओर से हर राखी पर अपने भाई की कलाइयों पर बांधा जाता है। और आज के त्योहार की अपने आप में कई महत्वपूर्णता है। हम आपको ये 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अलीगढ़ की है, एक कश्मीर के उरी की है और एक उज्जैन की है। जहां पर कश्मीर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारामूला के उरी में महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी, क्योंकि ये जवान हमारी रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और ऐसे में जवानों को राखी बांधने के लिए बहनें पहुंची। हालांकि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन आसपास मौजूद बहनों ने उनको राखी बांधी और भाइयों ने रक्षा का वचन दिया। अलीगढ़ में महिलाओं ने पीएसी जवानों को राखी बांधी है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन पुलिस जो है अपनी ड्यूटी में आज के दिन भी तैनात रहती है। ऐसे में महिलाएं जो है पीएसी के जवानों को राखी बांधने के लिए पहुंची और अपना वचन जो है वो भाई निभाएंगे बहनों की रक्षा कर कर। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल को राखी बांधी गई, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो ऐसे में आज महाकाल को राखी बांधी गई और उसके बाद जो है पूजा अर्चना की गई। तो पहली राखी जो है वो महाकाल को सौंपी गई है और आज का ये पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाई और बहन के प्यार को दर्शाता पर्व है, जिसका इंतजार साल भर बहनें करती हैं। और आज के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई विश्वास दिलाते हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। 19 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साय से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ हैं, लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा,
वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंज रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बेहद ही अशुभ समय माना गया और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। 1:30 तक भद्रा होने के कारण 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद में भी शुभ समय में 1:48 से लग्न के हिसाब से एवं 2:15 बजे के हिसाब से चौगड़िया के हिसाब से यह लग्न और चौगड़िया संपूर्ण रूप से आ जाएगा, जो कि रात्रि कालीन 9:10 तक शुभ लग्न रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बहरहाल 19 अगस्त आने ही वाला है। ऐसे में पहले बाजारों में बहनें जमकर राखियां खरीद रही हैं ताकि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा वो बांधे, प्यार बांध सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर वीरांगनाओं का सम्मान। वीरांगनाओं ने सीएम भजनलाल को राखी बांधी है। सीएम ने वीरांगनाओं का सम्मान किया है। 2100 रुपये शॉल, मिठाई देकर उनका सम्मान किया गया। तो आपको जानकारी दे दें कि वीरांगनाएं जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधने के लिए पहुंची थी और इस दौरान सीएम की ओर से सभी वीरांगनाओं को उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट्स दिए गए और इस दौरान ये अपने आप में बेहद ही खूबसूरत पल है, जहां पर जो सभी वीरांगनाएं बहनें हैं वो सीएम के पास पहुंची थी और सीएम ने इस दौरान उन्हें सम्मान दिया। उनके द्वारा सीएम को राखी बांधी गई, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान उन्हें 2100 रुपये शॉल और मिठाई देकर सम्मान किया गया। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कई बहनें जो हैं वो सीएम के पास पहुंची थी और जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, उनसे राखी बंधवाई और वचन दिया कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। और क्योंकि सीएम की ओर से सभी जो बहनें आई थी उनसे राखी बंधवाई गई, उन्हें 2100 रुपये दिए गए, शॉल, मिठाई देकर उनका सम्मान किया गया। तो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए आप कई सारी बहनें जो हैं वो राखी बांधने के लिए पहुंची थी। देखिए राखी का त्यौहार अपने आप में बेहद ही खूबसूरत त्योहारों में से एक है, जिस दिन सभी बहनें जो हैं वो राखी बांधने के लिए पहुंचती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए कई वीरांगनाएं पहुंची और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। आप देख सकते हैं जिसमें माताएं भी हैं, बहनें हैं, वो सभी सीएम को राखी बांधने के लिए पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी उनकी ओर से दिया गया और लंबी उम्र की कामना करती हुई नजर आई। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी रक्षा का वादा भी किया, उन्हें उपहार स्वरूप कई तोहफे भी दिए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीएम ने वीरांगनाओं का सम्मान किया। जब वो उनके पास पहुंची, उन्हें राखी बांधने के लिए उन्हें पैसे दिए, शॉल दिया और मिठाई देकर उनका आभार, उनका सम्मान करते हुए नजर आए। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने रक्षा का वादा दिया, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे महिलाओं के लिए या फिर पूरे प्रदेश की जनता के लिए। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये सभी वीरांगनाएं हैं जो सीएम को राखी बांधने के लिए पहुंची थी। अब खबर अजमेर से आपको देंगे, जहां पर विधायक अनीता बधेल ने रक्षाबंधन का त्योहार अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मनाया और अपने भाई स्वरूप कार्यकर्ताओं को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे संकल्प लिया। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर काम और खुशी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करती है और एक परिवार की तरह काम करती है। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार भी सभी ने एक साथ मनाया और इस मौके पर सभी को संदेश भी दिया गया। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सभी कार्यकर्ता पहुंचे और विधायक अनीता बधेल के द्वारा उन सभी को राखी बांधी गई। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं यह एक परिवार है और परिवार में जब दुख हम बांटते हैं तो सुख भी बांटने चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए
भारतीय जनता पार्टी के परिवार को की अवधारणा को मानते हुए आज परिवार के बीच में रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया गया है। और उस रक्षाबंधन के त्यौहार में सभी ने मुझे ये वचन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें वो अधिक से अधिक सदस्य बनाएंगे, भाजपा के परिवार को और मजबूत बनाएंगे और इस समृद्धशाली परिवार में अपनी जो अच्छी परंपराएं, जो मूल्य हैं, उनको वैचारिक अधिष्ठान है, वहाँ तक लोगों को लेकर के जाएंगे। आज ये संकल्प हमने लिया है। तो वहीं सावन का आज आखिरी सोमवार भी है और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भी लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ का सुबह से ही जलाभिषेक भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और विशेष आयोजन शिवालयों में चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा तो विशेष श्रृंगार भी किया जा रहा है। कोटा के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग विशेष आयोजन हो रहे हैं। कोटा का नीलकंठ महादेव मंदिर जो करीब 500 वर्ष पुराना मंदिर है, यहाँ की मान्यता खास है, तो लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो आप भी सावन के सोमवार पर सावन के आखिरी दिन कीजिए खास नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन। भगवान भोलेनाथ की आराधना का खास महीना सावन आज खत्म हो रहा है। इस बार का सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हुई थी, तो सावन का समापन भी सोमवार के साथ ही हो रहा है। और जब सावन का आखिरी सोमवार है तो आज के दिन तमाम शिवालयों में विशेष और भव्य आयोजन हो रहे हैं। सुबह से ही देख सकते हैं आप कि तमाम शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जा रही है और भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार जो है वो तमाम शिवालयों में किया जा रहा है। कोटा का ये नीलकंठ महादेव मंदिर है जिसकी मान्यता अपने आप में खास है, जिसकी जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और सुबह से ही भक्तों की भीड़ कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी लगी है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को दूध, जल, बिलपत्र, तमाम वो चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो यहाँ पर अर्पित की जा रही है। तो इस मंदिर की महिमा खास और आज का दिन खास और सावन का सोमवार निश्चित तौर पर इससे बड़ा शिव भक्तों के लिए दिन नहीं हो सकता। कितनी मान्यता है यहाँ? देखिए, ये मंदिर जो है 500 वर्ष पुराना है, स्वयंभू नीलकंठ महादेव है और मान्यता तो इतनी है कि सिर्फ हाड़ौती नहीं, पूरे राजस्थान भर से भक्तों का जमावड़ा पूरे साल लगा रहता है और सावन विशेष करके। और इस बार का सावन विशेष इसलिए भी है कि शुरुआत भी सावन से है और समाप्ति भी सावन से हो रही है और पूर्णिमा और राखी भी आज सोमवार के दिन ही है। तो भक्तों का आप जमावड़ा देख ही सकते हैं, सब तरफ एक ही जयकारे हैं, हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। और निश्चित तौर पर कुछ भगवान भोलेनाथ का मंत्र आप हमें सुनाएं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आज सावन का समापन हो रहा है, किस तरह के आयोजन दिन भर होने वाले हैं? दिन भर यहाँ पे भगवान के अभिषेक चलेंगे, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक होगा और शाम को बहुत सुंदर झांकी बनाई जाएगी भगवान की, अद्भुत श्रृंगार के दर्शन होंगे और जजमानों का दर्शनार्थियों का यहाँ पे तांता लगा रहेगा रात को 12 बजे तक। तो बिल्कुल आज भक्तों का तांता लगा रहेगा और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें खास है क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है जो कि करीब 500 वर्ष पुराना है। नीलकंठ महादेव मंदिर की कोटा में महिमा अपरंपार है। तो न्यूज़ 18 के साथ आपने कोटा के नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और ये मौका खास क्योंकि आज सावन का समापन हो रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। गाजा में युद्ध रुक जाए, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है। लेकिन एंटनी ब्लिंकेन का विमान इजराइल में उतरने से पहले ही नेतन्याहू ने एक ऐसे अटैक का ऑर्डर दे दिया जिसके बाद सीज फायर की डील फेल होना पक्का है। इजराइल के दुश्मन इसे नेतन्याहू का हिजबुल्लाह हथियार बता रहे, जिसने एक बार फिर आग उगली है। ये आग बता रही है कि सीज फायर नहीं होगा। ये आग बता रही है कि युद्ध और तेज होगा। ये आग बता रही है कि ना इजराइल मानेगा ना हमास।
गाजा से शुरू हुआ युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया को इसी आग में जला डालेगा। ये है वेस्ट बैंक का जेनिन इलाका, फिलिस्तीन का वो हिस्सा जो पूरी तरह इजराइल के कंट्रोल में है। यहां पर ये कार जल रही है और इस कार में जिंदा जल रहे हैं 2 लोग जो हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू का मैसेज साफ है, सीज फायर नहीं, खुल्लम खुल्ला फायर करेगा इजराइल। नेतन्याहू की धमकी साफ है, हमास गाजा में भी मरेगा, हमास लेबनान में भी मरेगा, हमास ईरान में भी मरेगा और वेस्ट बैंक में भी इजराइल हमास को नहीं छोड़ेगा। इजराइल के इस हमले के बाद यह बात साफ हो गई है कि सीज फायर नहीं होगा और अब जेनिन में अटैक के बाद युद्ध और खौलने लगा है। जेनिन में इजराइल का हमला कैसे हुआ, ये कार कैसे जली, ये धमाका हुआ और इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, बहुत गौर से देखिएगा। कैमरा नंबर 1, डैशबोर्ड कैमरा। एक कार के डैशबोर्ड पर लगा कैमरा आगे जा रही दूसरी कार में हुए इस धमाके को रिकॉर्ड करता है। कैमरा नंबर 2, एक दुकान में लगा कैमरा यानी सीसीटीवी। ये शख्स दुकान के बाहर देख रहा, एक कार गुजरती है और फिर होता है धमाका। एक बार फिर देखिए, इसी गुजरती कार में धमाका होता है। कैमरा नंबर 3, इजराइल के ड्रोन में लगा कैमरा। आसमान से इजराइल ने इस धमाके को रिकॉर्ड किया है। जिस कार पर अटैक हुआ वो साफ साफ इंफ्रारेड कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद देखिए क्या अफरा तफरी मची। इजराइल के इस हमले के बाद जैसे ही कार आग के लपटों में घिरी, आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। डर था कि दूसरा हमला भी ना हो, लेकिन शोलों में घिरी कार के जलते हुए लोगों को निकालने की हिम्मत किसी में नहीं दिखी। कार में बैठे थे 2 लोग, दोनों इजराइल के टारगेट पर थे। यह इत्तेफाक था कि दोनों एक साथ कार में बैठे थे। पहला टारगेट रफत महमूद दबासी, जो जेनिन में अल कस्साम का कमांडर था। दूसरा टारगेट अहमद वलीद अबू ओरा, ये अल कस्साम के बड़े चेहरों में से एक था। ये दोनों इजराइल के इस अटैक में मारे गए हैं। ये दोनों मौत वेस्ट बैंक के अंदर हमास को बहुत बड़ा झटका बताई जा रही है। इन दोनों मौतों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जिस सीज फायर की बात की जा रही है, क्या वो शुरू होने से पहले खत्म कर दिया गया है? गाजा में 40,000 लोगों की मौत देख चुके हमास ने कहा है कि ना इजराइल सीज फायर चाहता है और ना ही अमेरिका की नीयत सीज फायर को लेकर साफ है। गाजा में सीज फायर को लेकर क्या होगा, इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी सवाल किए गए। देखिए बाइडेन ने क्या कहा। Are you more optimistic now than you have been in months past? Yes. Why? I told you that. I give away what's going on. When would the ceasefire begin if you can get a deal? That remains to be seen. बाइडेन की बातों में बहुत सस्पेंस है और गाजा में तबाही रुकी नहीं है। गाजा के जवायदा में इजराइल के एक ही हमले में 17 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में बहुत से बच्चे हैं। इजराइल ने दावा किया था कि जिस जगह मिसाइल से हमला हुआ वहीं हमास के लड़ाकू दस्ते मौजूद थे। They were asleep in their beds. There were kids and babies. Then 3 missiles targeted their place. The place is obvious and known. It's known that Abu Jawad is a fish and meat merchant. If they target merchants, what about other people? ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि वेस्ट बैंक के हालात गाजा से कम नहीं है। जो ताजा तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, यहाँ जो कोहराम मचा है वो गाजा में तबाही वाले मीटर को तोड़ने जा रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी गुटों के बीच जंग चल रही है। वेस्ट बैंक का जेनिन इलाका, यहाँ के हर गली और हर मोहल्ले में फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में इजराइल के हमलों में 633 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। इन 633 में से 147 तो बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जबकि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल के हमलों में 5,500 लोग जख्मी हो चुके हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जो इजराइल के ऑपरेशन गाजा यानी नॉन स्टॉप बमबारी के बीच में छुप जाते हैं। गाजा की चीखों के बीच वेस्ट बैंक के मातम की आवाज दब चुकी है। सवाल है कि क्या ये आग रुक जाएगी या और ज्यादा बढ़ेगी।
एक तरफ है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लगी आग और दूसरी तरफ की आग देखिए, ये है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। वेस्ट बैंक में जिस आग ने सीज फायर की तमाम उम्मीदों को खत्म कर दिया है, तेल अवीव में वही आग नेतन्याहू के विरोध में जलाई जा रही है ताकि इजराइल की सरकार हमास के साथ बातचीत करे और 120 बंधकों को जल्दी से जल्दी रिहा करवाए। लेकिन क्या अब ये इतना आसान होगा? Almost a year, and it's crazy. And I'm saying that Ofer and the other 114 hostages are paying a political price because they could have come already with the deal so long time ago. So many people could have come alive instead of they're gonna come bodies dead, and it's a shame. And the blood will be on the Netanyahu and all the government. तेल अवीव में जुटे लोगों के हाथों में उन लोगों की तस्वीरें रहती हैं जो अब भी हमास के कब्जे में हैं। ये लोग उनकी फौरन रिहाई चाहते हैं, जो सीज फायर के बाद ही मुमकिन है। लेकिन युद्ध लंबा खिंचेगा तो सीज फायर ही होगा, ये बात पक्की है। אני שומע את הצמרת הביטחונית שאומרת לנו שהחמאס מפורק. זה הזמן לעסקה. גם החמאס רוצה את זה. גם איראן וחיזבאללה בשקט שלהם גם רוצים את זה. אם לא תהיה עסקה, תהיה מלחמה ארורה. ובמלחמה הארורה הזאת יודעים איך נכנסים, אבל לא יודעים איך יוצאים. 24 घंटे के अंदर इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक में जो कुछ हुआ उससे ये बात साफ है कि अब सीज फायर नहीं, खुल्ला फायर करेगा इजराइल। इजराइल बता रहा है कि अब हमास गाजा में भी मरेगा। ईरान और लेबनान के साथ वेस्ट बैंक में भी वो हमास को नहीं छोड़ेगा। वेस्ट बैंक के जेनिन में अटैक के बाद ये युद्ध अब और खौलने लगा है। सीज फायर के रास्ते बंद हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में इस हमले से पहले इजराइल तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को खत्म कर चुका है। इस्माइल हानिया को सीज फायर के लिए हमास का सबसे सीनियर लीडर बताया जाता था और अब इस लीडरशिप को खत्म करके इजराइल ने मैसेज दे दिया है। ऐसे ही हमले वो लेबनान में भी करता रहा है और अब इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी अपना लेबनान मॉडल लागू कर दिया है। इजराइल का लेबनान मॉडल यानी टारगेट पर मिसाइल से हमला, चाहे वो ड्रोन से हो या फिर फाइटर जेट से, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऐसी स्ट्राइक में चलती कार पर मिसाइल से हमला होता है। इसमें हेल्प फायर मिसाइल भी शामिल है और इसमें निमरॉड मिसाइल भी है। ये दोनों मिसाइल इजराइल के पास हैं। इजराइल लेबनान मॉडल के तहत ये मिसाइल ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट से फायर की जाती है और फिर ये चलती हुई गाड़ी को भी आराम से टारगेट कर सकती है। इसे ही अब कहा जा रहा है वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन एनाकोंडा। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल और हमास के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल के ऑपरेशन एनाकोंडा में इस वक्त पूरा वेस्ट बैंक जकड़ा जा चुका है। इजरायली सेना की गाड़ियां इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में घूम रही हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।